स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। ये लेक्चर हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस लेक्चर में वो कौन कौन से रहेंगे उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना है महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और महात्मा गांधी का सहयोग किस तरीके से रहा है हमें स्वतंत्र कराने में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। इसके अतिरिक्त हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं साइमन कमीशन के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में, और इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आजाद हिंद फौज के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। इसके अतिरिक्त हम लोग दो तीन टॉपिक और पढ़ेंगे, जैसे बेबल योजना क्या थी, शिमला सम्मेलन क्या था और भारत का विभाजन कैसे हुआ, माउंटबेटन योजना क्या थी। तो ये एक लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरी तरीके से हम लोग फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ही पूरा फोकस रहेगा हमारा। और इसके अतिरिक्त एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 6 सेमेस्टर का सिलेबस दिया गया है उसके लिए ये लेक्चर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 6 सेमेस्टर में पूरा एक पेपर है महात्मा गांधी के बारे में। तो 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई भी बच्चा इस लेक्चर को देखता है तो यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलने तय है। इसके अतिरिक्त कोई भी कंपटीशन होगा 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग 200 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इस पूरे वीडियो को मैं 4 फॉर्मेट में आपको देने वाला हूं। तो जिसमें एक फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे में 50 रहेंगे। इस तरीके से 200 क्वेश्चन हम लोग 4 वीडियोस में पूरा करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग इस वीडियो को पूरा करते हैं, 50 क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला पार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो ये तो सभी को पता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1919 में की थी। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये इसका जो सही आंसर होगा रोलेट सत्याग्रह होगा। तो रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो 1919 में की गई थी। ये जो सत्याग्रह था इसको कहते हैं नो वकील नो दलील और नो अपील, मतलब नो वकील नो अपील और नो दलील वाला कानून था। यदि अंग्रेज किसी भी भारतीय को पकड़ लेते थे तो वो जो पकड़ा हुआ भारतीय है वो तो ना अपील कर पाता था, ना दलील दे पाता था, ना ही वकील कर पाता था। एक तरीके से लोगों ने इसको काला कानून भी कहा है। तो ब्लैक लॉ था, ये काला कानून था। इसीलिए इसका सबसे ज्यादा विरोध भारत में होने लगा था और गांधी जी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था 1919 में इसका। तो यहाँ पर जो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा वो रोलेट एक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आज इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस उद्देश्य से गए थे। सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे सिर्फ वकालत की पढ़ाई करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य भी कराए और इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो दक्षिण अफ्रीका से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह शुरू किए गए थे वो दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किए गए थे। बोलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो दांडी मार्च क्या था यहाँ पर बताते हैं हम लोग। 72 समर्थकों को लेकर महात्मा गांधी ने 1930 में एक यात्रा स्टार्ट की थी। तो 1930 में एक यात्रा स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। उस समय क्या था कि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा रखा था। तो इस टैक्स को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कई दिन तक पैदल यात्रा शुरू की थी, जिसमें 72 समर्थक इनके साथ थे। और इसी आंदोलन को, इसी यात्रा को हम लोग दांडी यात्रा या दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पेपर में कभी कभी पूछा भी जाता है कि नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको और दांडी यात्रा भी बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखोगे। ये 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। नो डाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। आज हम लोग जो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो गांधी जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और किस तरीके से उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और किस तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने में उनका सहयोग रहा था। तो ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की थी। और इनको ये जो 30 जनवरी है ना, इसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस के रूप में हम तभी से 30 जनवरी को मनाने लगे हैं। और महात्मा गांधी की हत्या क्यों की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये आप लोग सही से डिटेल से इसको पढ़ लोगे। और जो लेक्चर मैंने बनाए ना महात्मा गांधी के ऊपर, उनको एक बार देख लोगे। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। असहयोग आंदोलन का मतलब समझ लीजिए नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है किसी तरीके का कोई सहयोग ना देना। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने की सिफारिश की थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे भारतीयों को
अंग्रेजी सेना में शामिल कराया गया था, लेकिन बाद में महात्मा गांधी को पता लग गया कि अंग्रेजों की नीयत कैसी है, इसीलिए अंग्रेजों की नीयत को देखते हुए उन्होंने 1920 ईस्वी में एक आंदोलन स्टार्ट किया था जिसको नॉन कोऑपरेशन बोला जाता है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है कि अब हम अंग्रेजों का किसी भी तरीके से कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे 1920 में। अब नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन में यह होना था कि महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया कि अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल स्थापित किए गए उनका विरोध करना, अंग्रेजों के द्वारा जो जुडिशियल सिस्टम स्थापित किया गया उसका विरोध करना, अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था अपनाई जा रही उसका विरोध करना, और अंग्रेजों के द्वारा जो कपड़े भेजे जा रहे हैं ना विदेशों से उसका भी विरोध करना, उसकी होलियां जलाई गई थी चौराहे पर। ये सभी गतिविधियां शामिल थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इसके आगे चलते हम लोग असहयोग आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था। देखिए, मैं इससे पहले ही बता चुका हूं, प्रथम विश्व युद्ध जलियांवाला बाग ये 1919 में स्टार्ट हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हो रहा है, रॉलेट एक्ट 1919 में बता चुका हूं आपको, खिलाफत आंदोलन भी 1919 में स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीजें थी जिसने महात्मा गांधी को मजबूर किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को हम लोग टिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ही कर सकते थे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। असहयोग आंदोलन के अंत का मुख्य कारण क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन खत्म कैसे हुआ था? तो यहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ये इंपॉर्टेंट, चौरी चौरा हत्याकांड क्या था? 1922 ईस्वी में हुआ था, और ये महात्मा गांधी के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए हैं वो अहिंसा के ऊपर आधारित थे, लेकिन जब हिंसा हो जाती है तभी महात्मा गांधी वो आंदोलन वापस ले लेते थे। तो 1920 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, यहाँ पर कई पुलिस थानों को जला दिया गया, कई अंग्रेजों को मार दिया गया था। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो चौरी चौरा हत्याकांड होने वाला है। इसके बारे में डिटेल से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा। चौरी चौरा हत्याकांड एक इंपॉर्टेंट घटना थी हमारे भारतीय इतिहास की। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों से क्या अपील की गई? तो लोगों से क्या अपील की गई थी इससे पहले भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिए गए, सरकारी स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार किया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो उपरोक्त सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा उद्देश्य जो था ना वो स्वराज की प्राप्ति करना था, क्योंकि अंग्रेजों के रूल्स और रेगुलेशन से हम लोग तंग आ गए थे। अंग्रेजों ने बहुत तरीके से हमारा शोषण कर लिया था, तभी यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा कई सारे आंदोलन स्थापित किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उन आंदोलनों में पूरा भारतीय समाज शामिल नहीं हुआ था। अगर पूरा भारतीय समाज शामिल हो जाता तो शायद हम 1947 से पहले ही स्वतंत्र हो जाते। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है बी। स्वराज की प्राप्ति सबसे बड़ा उस समय उद्देश्य था हमारे सामने, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया गया था? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा वो सरकारी विद्यालय होगा। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं था, मदरसे, निजी विद्यालय या उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो सरकारी विद्यालय होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्योंकि उस समय जो हमारी नाराजगी थी वो अंग्रेजों से ही थी। तो अंग्रेजों के द्वारा ही हमारा भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, और अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल बनाए गए थे उसमें अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया था, इसीलिए हमने उसका विरोध किया था। आगे चलते हैं। और दूसरी तरफ अंग्रेज ये भी कहते थे कि हमें एक ऐसा भारतीय चाहिए जो दिखने में तो भारतीय हो लेकिन उसका दिमाग जो है वो अंग्रेजों की तरह काम करता हो। क्वेश्चन नंबर 15। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रकार की वस्तुओं का विरोध किया गया? यहाँ पर भी जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो विदेशी वस्तुओं का विरोध किया गया। भारतीय वस्तुओं का समर्थन किया गया था, उस समय घरेलू उत्पाद का समर्थन किया गया था। कृषि तो हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो विदेशी वस्तुएं, फॉरेन गुड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 का। इसके आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 16। असहयोग आंदोलन के दौरान किस आंदोलन से सामंजस्य स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, खिलाफत आंदोलन का मतलब होता है खलीफा। तो खलीफा और ब्रिटेन में उस समय जो खलीफा की पोस्ट थी वो तुर्की में थी, तो खलीफा और ब्रिटेन में कुछ इस तरीके का टकराव हो गया था जिसका असर हमारे भारत पर भी पड़ा था। तभी हमारे भारत में 1919 में एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। तो इसको आप लोग याद रखोगे। इसके आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ड्यू टू चौरी चौरा वायलेंस। तो ये जो आंदोलन है लास्ट में क्या हो गया था, यहाँ पर हिंसा हो गई थी और महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा को मानते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। आगे चलते हैं। चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुई?
चोरी चोरी घटना जो है उत्तर प्रदेश राज्य में हुई। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह थी, वो उस जगह का नाम आपको बताना है। के आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन में की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। तो ये कुछ अधिवेशन थे, कुछ सेशंस थे, जो उस समय जो सबसे बड़ी संस्था थी वो कांग्रेस थी। तो कांग्रेस के द्वारा कुछ सेशन चलाए जाते थे जहां पर इस तरीके के जो आंदोलन होते थे उनको अप्रूवल प्रदान होता था, तो अप्रूवल दिया जाता था। तो यहाँ पर जो नागपुर सेशन है वो 1920 में हुआ है। तो 1920 में ही हमें असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी? तो सभी ने जलाई थी, जनता ने जलाई थी। द पीपल इसका आंसर होगा। जनता के द्वारा बहुत प्रबल विरोध किया गया था अंग्रेजी कपड़ों का। विदेशी कपड़े वो होते थे जो अंग्रेज हमारे भारत में भेजते थे। अब अंग्रेजों का सिस्टम क्या था, यहां से आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, कॉटन सबसे ज्यादा होती है। कॉटन कहां कहां पर होती है? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में क्या होता है, ये यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी है। काली मिट्टी में कपास ज्यादा होता है। तो जितना भी कपास था वो अंग्रेज हमारे यहाँ से खरीद लेते थे। और कपास खरीदने के बाद अंग्रेज क्या करते थे, अपने यहाँ लंदन में जाके बहुत सारी उन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी थी। तो वहां से ये लोग कपास के कपड़े बनाते थे। तो कपड़े बनाने के बाद ये इंडियंस को बेचते थे। इंडियंस के अलावा जो भी अंग्रेजों के गुलाम देश थे उनको ये लोग कपड़े बेच देते थे। इस तरीके से हमारे यहाँ का जो सामान था हम ही पे यूज करा जा रहा था और हम ही से उसके पैसे की वसूली करी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। असहयोग आंदोलन में किस वर्ग की भागीदारी अधिक थी? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपरोक्त सभी होगा क्योंकि असहयोग आंदोलन में किसानों ने, श्रमिकों ने, विद्यार्थियों ने, सभी ने भाग लिया था। इसका जो आंसर होने वाला है वो उपरोक्त सभी होने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, हकीम अजमल खान। तो ये वाला डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था? यहाँ पर महात्मा गांधी के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो देशद्रोह के लगाए गए थे, इसलिए देशद्रोह के मामले में ही उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो इस तरीके से अंग्रेज हमारा शोषण करते थे। भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए यदि कोई भारतीय कुछ बोलता था तो उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा देते थे अंग्रेज। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा वो केसर ए हिंद होगा। केसर ए हिंद, यहाँ काइसर ए हिंद लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वर्जन आप लोग पढ़ लेंगे केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद एक उपाधि थी जो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को दी थी। इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो यहाँ पर जो सारी उपाधियां दी गई हैं ये महात्मा गांधी की उपाधियां दी गई हैं, ठीक है, सर को छोड़ के। आगे चलते हैं 25 की तरफ। असहयोग आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था वो ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता रहती थी उनका सबसे ज्यादा शोषण कर रहे थे अंग्रेज। क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र थे वहां पर कृषि भी थी, तो कृषि में सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा था वो किसानों का ही हो रहा था। अंग्रेज क्या कर रहे थे, जबरदस्ती जो किसानों की भूमि है उसको हड़प रहे थे और यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स वसूला जा रहा था। इसीलिए जो सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पड़ रहा है। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इस आंदोलन का नारा क्या था? व्हाट इज द स्लोगन ऑफ दिस मूवमेंट? तो यहाँ का जो नारा था वो था असहयोग करो। जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं, इसका नाम ही था नॉन कोऑपरेशन। किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा अंग्रेजों को, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसके आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को कहा था सत्याग्रह का अभ्यास, एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप लोग याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 28, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, इसको एज इट इज याद रखोगे। आगे चलते हैं, भगत सिंह किस राज्य से थे? ओके, तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है पंजाब। पंजाब राज्य से थे। इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद रखेंगे। भगत सिंह ने किस घटना के विरोध में असेंबली में बम फेंका था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सी घटना थी? तो रक्षा कानून यहाँ पर सही ऑप्शन दिया गया है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भारतीयों का बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे। तो एक तरीके से जो रक्षा कानून था वो एक तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसको बचाने के लिए क्या किया था, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को एक ही दिन फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931। तो ये डेट भी याद रखोगे आप लोग और ये साल भी याद रखोगे।
क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। भगत सिंह ने अपने किन किन क्रांतिकारियों के साथ फांसी पाई थी? जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा राजगुरु और सुखदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भगत सिंह कौन सी क्रांतिकारी पार्टी से जुड़कर कार्य किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह की जो पार्टी थी वो थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन, HSRA। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो जुड़े हुए थे। तो ये एक क्रांतिकारी ग्रुप था। ये लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को किसी भी तरीके से भगाया जाए और ये लोग हिंसा पर ज्यादा विश्वास करते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भगत सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। तो लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। एक साइमन कमीशन आया था। ये साइमन कमीशन क्या था? इस कमीशन में जो भी सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग कुछ कानून बनाए थे, तो उसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे। अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर लाठीचार्ज कर दिया और अंग्रेजों ने लाठीचार्ज जब किया तो उसमें लाला लाजपत राय के बहुत ज्यादा चोटें लगी थी और चोट लगने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। यहीं पर इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या किया था? सैंडर्स की हत्या कर दी थी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भगत सिंह ने जेल में किस भाषा में मैं नास्तिक क्यों हूं लेख लिखा? तो इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो उस समय के लोग बहुत ज्यादा विद्वान होते थे, इनको हिंदी अंग्रेजी सारी भाषाएं आती थी। आगे चलते हैं, भगत सिंह की शहादत किस जेल में हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी। और आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, लाहौर के पास पंजाब था, तो पंजाब में इनका जन्म हुआ था। तो पंजाब और लाहौर बिल्कुल एकदम पड़ोस में ही थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर सेंट्रल जेल आप लोग याद रखोगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भगत सिंह का उपनाम क्या था? भगत सिंह का उपनाम सभी को पता है, सईद आजम था। जैसा कि मैंने आपको बताया, भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तब उनका वजन बढ़ गया था। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भगत सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है भारत को स्वतंत्र कराने में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट है, 1913 ईस्वी में हुई। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसी तरीके का आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 39, जैसा कि ऊपर बात कर रहे थे, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ये ऑप्शन आपका सही होगा। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? USA में है, ठीक है, अमेरिका में है ये, तो इसको आप लोग याद रखोगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर से पूछा जा चुका है। लाला हरदयाल थे और स्थापना कहां हो रही? सैन फ्रांसिस्को में हुई है, मतलब विदेश में स्थापना हो रही है और इसका प्रभाव हमारे भारत में पड़ रहा था। आगे चलते हैं, गदर पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 41 है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो किसी भी तरीके से भारत को आजाद कराना था। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ये होने वाला, भारत को स्वतंत्र कराना, टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से किसी भी तरीके से भारत स्वतंत्र हो जाए, यही सबसे पहला उद्देश्य था गदर पार्टी का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। गदर नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करतार सिंह सराबा। इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गदर समाचार पत्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? आप जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसका मुख्यालय USA में है। सैन फ्रांसिस्को USA में ही पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। गदर पार्टी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ये देखिए आप, USA अमेरिका था। तो विदेश में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनका प्रभाव अंग्रेजों के ऊपर पड़ रहा है। तो इन्हीं घटनाओं के कारण भारत को जल्दी जल्दी स्वतंत्रता मिल गई, अंग्रेज भारत को छोड़ के भाग गए। इसके आगे चलते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किस समुदाय की मुख्य भूमिका थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसमें क्या था? पंजाब और सिख जो लोग थे, पंजाबी सिख लोग, इनकी प्रमुख भूमिका थी। जैसे आपने ऊपर पढ़ा हुआ करतार सिंह सराबा और इसके बाद लाला हरदयाल, ये सभी पंजाबी लोग थे। तो पंजाबियों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है भारत को आजाद कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, गदर पार्टी ने भारत में किस वर्ष क्रांति करने की योजना बनाई थी? तो देखिए सब कुछ प्री प्लान हो रहा था उस समय। तो 1915 में एक प्रॉपर योजना बनाई गई थी गदर पार्टी के द्वारा, किसी तरीके से भारत को ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र कराया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, गदर आंदोलन किस युद्ध के समय हुआ? जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये डेट देखिए आप 1915। तो इस समय क्या हो रहा था? 1914-15 का वो समय था जब हमारे इस समय पूरे विश्व में एक युद्ध चल रहा था जिसको हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इस समय। तो यहां पर किस युद्ध के समय हो रहा है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, गदर पार्टी का नारा क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। गदर पार्टी का नारा
ठीक है। गदर और डेथ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, या तो गदर मचा देंगे या मर जाएंगे, ठीक है। तो गदर मचा देंगे या मर जाएंगे और किसी तरीके से भारत को स्वतंत्र करा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 48 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो डी होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, करतार सिंह सराभा को किस आयु में फांसी दे दी गई? देखिए अंग्रेज लोग कितना अत्याचार करते थे, मतलब कोई भी क्रांतिकारी मिलता था, अगर वो किसी भी तरीके की क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता तो उसको फांसी दे देते थे। देखिए 19 साल की उम्र में इनको फांसी दी गई। करतार सिंह सराभा, बताइए आप, 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हमारे भारतीय इतिहास में मिलती हैं। तो 17 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, इन लोगों को फांसी दी गई थी। सेक्शन में एक क्वेश्चन बताना है कि अंग्रेजों ने किस भारतीय को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई? इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश सेना में विद्रोह फैलाने का प्रयास कब किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए, फरवरी 1915, ठीक है ना, फरवरी 1915। गदर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश सेना में विद्रोह फैलाने का प्रयास 1915 में स्टार्ट कर दिया था और ये वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध हमारे पूरे विश्व में चल रहा था। तो आपने देखा होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, 1939 में स्टार्ट हुआ है। तो 1945 के बाद हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता के प्रयास थे वो तेज हो गए थे और इन्हीं तेज प्रयासों की वजह से ही हमें 1947 ईस्वी में अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1947 में हम लोग कैसे स्वतंत्र हुए, इसी लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सेकंड लेक्चर में आएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर यहीं पर पूरा होता है, सेकंड लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।